ईईबी जीजीबी और जीजीसी भी हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है ना। तो ऐसा उन्हें कर लिया था। जस्ट ऐसी लिमिट पूछूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं। और ये पूछना चाह रहा हूं कि 80D में मैक्सिमम लिमिट कितने की थी? 1 लाख रुपए, ठीक है ना। और अगर सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस नहीं हो रहा तो भी 50,000 तो मिल ही जाता था। कंडीशन थी सीनियर सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए था। फिर हमने करा था 80U, लिमिट कितनी थी? 75,000 और 1,25,000। फिर उसके बाद करा था TTA। लिमिट ना 1,25,000 लिखी हुई है इंस्टेड ऑफ 1 लाख। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बच्चे? सर 80U में 75 और 125 लिखी हुई है। बिल्कुल, अच्छा, मैंने 1 लाख सुना था, इससे कंफर्म। ठीक है, 1,25,000 ही है, ठीक है। उसके बाद TTA का 10,000 सेविंग्स अकाउंट, TTB सेविंग्स हो चाहे FD हो 50,000, और सीनियर सिटीजन के लिए था वो अदर देन सीनियर सिटीजन। TTA में सीनियर सिटीजन नहीं है, TTB में सीनियर सिटीजन है। TTA में सीनियर सिटीजन, हाँ, बिलो 60 है TTA, 60 और अबव। GGB नो लिमिट, कंपनी को मिलेगी, नॉन कैश होना चाहिए और कोई भी डिडक्शन, कोई भी लिमिट नहीं है। GGB में, आई एम सॉरी, GGC में कोई लिमिट नहीं। अदर देन कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, नो लिमिट। और किसको पे कर रहे हो? पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, एंड शुड बी नॉन कैश विदाउट एनी लिमिट। पार्टी को पे करना, हाँ, ठीक है। उसके बाद कौन सा करा था? 80E, कोई लिमिट थी? कोई भी लिमिट नहीं थी, पर किस चीज के ऊपर था? इंटरेस्ट ऑन लोन। जब आप पे करोगे या ड्यू बेसिस पे? पेमेंट जिस भी साल में पेमेंट स्टार्ट होगी उस साल में मिलेगी, और फर्दर आगे कितने साल में? 7 ईयर्स में। और अगर लोन उससे पहले खत्म हो गया तो हो गया। अगर 5 साल की रीपेमेंट तो 5 साल में मिलेगी। उसके बाद हमने कौन सा करा? EEB, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर लोन लिया था आपने कार का, इंटरेस्ट है, ड्यू या पेमेंट? ड्यू, क्योंकि पेबल लिखा हुआ था। मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख। और किस डेट से किस डेट खरीदी थी? 1/4/19 से लेके 31 मार्च 23 तक। बिल्कुल, यहीं तक बात हुई थी ना हमारी। आइए सर, आज मेरे को आपके साथ बड़ी बड़ी बातें भी करनी है बेटे। डिडक्शन की टोटल 2 क्लासेस चलेंगी, एक आज की, और अगर कुछ ऐसा ही बना प्लान तो हो सकता है कल भी खत्म कराऊं या कुछ भी हो, यू नेवर नो। इलेक्शन का टाइम है, कुछ पता नहीं बेटे क्या होगा। तो वैसे भी हाँ, बीजेपी ने हारना तो वैसे ही है। आम आदमी वाली बात। मुझे कुछ पता नहीं होता, कांग्रेस ही जीत गई पता लगे। हाँ, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, कांग्रेस को दे दो। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये छोटे सेक्शन है, बट हाँ लॉजिक बैठेगा हाउस प्रॉपर्टी का भी। 80EE, ठीक है। 80EE की जो डिडक्शन है ना बच्चे, ये किस लिए थी मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप इसको लिख भी सकते हैं, ऑन हाउस प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड, हाउस प्रॉपर्टी का जो ब्याज होता था वो तो हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिल जाती थी, याद है। और स्पेसिफिक लिख रहा हूं, ये वाला सेक्शन स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक किसके लिए है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं जिसमें आप खुद रहते हैं, याद आ रहा है कुछ? जिसमें खुद रह रहे हो या चाहे खरीद लिया खाली पड़ा हुआ तो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड होता था। मुद्दे की बात ये है, सेल्फ ऑक्यूपाइड होता था जिसमें अभी आप खुद रह रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने की मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाती थी?
2 लाख रुपए। लेकिन अगर एक इंसान का ब्याज 3 लाख जा रहा तो परेशान हो रहा था, नहीं हो रहा था? तो सरकार कह रही थी 2 लाख वहां मिल जाएगा, और अभी भी कितना और जा रहा है, 1 लाख। तो 1 लाख मैं यहाँ ले आऊंगा, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50,000। तो आप ये कह सकते हैं दिस इज ओवर एंड अबव डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। याद है आपको इंटरेस्ट डिडक्शन 24B में हुआ करती थी? तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एक आया था, यार थोड़ी सी डिडक्शन और दे देनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी में लिमिट नहीं बढ़ाई, कहाँ पे बढ़ा दी? यहाँ पर फिर कि चलो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप ब्याज दे रहे हो, 2,30,000 इंटरेस्ट है। अगर 2,30,000 इंटरेस्ट है तो वहां पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 30,000। प्रोजेक्ट भी सेट हो आगे 8 साल तक हो रहे हैं, वो 2-2 लाख करके। वो तेरा वहीं 2 लाख रोक दिया मैंने, वो 2 लाख है, बाकी हेड में 2 लाख से ही माइनस करेगा तो। लेकिन तेरा अगर ब्याज 2.5 लाख है तो 2 वहां पे दिखा रहा, तू वो वर्किंग वैसी चलाता रहेगा, और जो 50 तू नहीं कर पाया वो यहाँ ले आएगा। क्लियर है? फिर उस चीज को लॉस नहीं बोलोगे आप। आपका 2.5 लाख का ब्याज है, हाउस प्रॉपर्टी 2 दिखा रहे हो, जब यहाँ डिडक्शन में तो लॉस थोड़ा बोलोगे, दे तो दिया आपको बेनिफिट में। मतलब तो मान लो 3 लाख, मतलब हाँ 3 लाख का मान लो मेरे पे, और 2 लाख मैंने हाउस प्रॉपर्टी ऐड में सेट ऑफ कर दिया, 50 कैरी फॉरवर्ड करेगा, और उधर भी तो कैरी फॉरवर्ड के टाइम पे कैरी फॉरवर्ड हो गया तो आप सिर्फ अपने हेड में ही रहते थे। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा मैंने अभी पुराने से रिलेट करा, अब आप देखिएगा एलिजिबल कौन है बच्चे? इंडिविजुअल। और किस बात का एक्सपेंस है? इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड कह रहा हूं। बातें कॉम्प्लिकेट करने की बहुत है, यहाँ पे सिर्फ एक्विजिशन लिखा है, तो टेक्निकली एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ही लिखा हुआ है। ठीक है ना? आप अपना और दिमाग मत चलाइए, रिपेयर हो गया तो क्या हो गया, तो बड़ी गहरी बातें हो सकती है, पर उस पर अंदर नहीं जाना। कहने का मतलब है जो ब्याज वहां नहीं मिल रहा 50 यहाँ पे सेट कर दिया जाएगा। कंडीशन है जी, वैल्यू ऑफ द हाउस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, यानी कि सरकार उन लोगों को बेनिफिट दे रही है जिनके घर बहुत महंगे नहीं है। आप 2 करोड़ का घर खरीद रहे हैं, आपके लिए थोड़ा ना 80 निकाल रहा हूं मैं कि आपको डिडक्शन मिलेगी। वैल्यू ऑफ द हाउस कितना होना चाहिए? अप टू 50 लाख। लोन सैंक्शन, और इस पे आपने लोन कितने का लिया? अप टू 35 लाख। अगर लोन अमाउंट ज्यादा है, 40 लाख का लोन है, यू आर नॉट एलिजिबल। तो आप देखिए दोनों में क्या लिखा हुआ है? एंड। तो आपको ध्यान रखना है वैल्यू अप टू 50 लाख होनी चाहिए और लोन अप टू 35 लाख होना चाहिए। लो जी लो, लोन सैंक्शन कब होना था? 16-17 में। बस सिर्फ 16-17 के लिए सेक्शन आया था, खत्म। आज आप ले रहे हो, हाँ पेपर में आ गया तो फिर आप सोचोगे कि पढ़ ही लेना चाहिए था, समझ रहे हो? जब तक ऐसा लिखा नहीं हो मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं है, ये मार्केट वैल्यू है। बिल्कुल होगा मार्केट वैल्यू। इतने सारे जो छोटे छोटे गज के, जो 50 गज 40 गज होते हैं ब्रो, 50 गज का भाई नीचे से ऊपर तक कह रहे हैं क्या? एग्जैक्टली। तो एक फ्लोर भी तो खरीद सकता है ना कोई। क्या किसके आगे? ओवर एंड अबव डिडक्शन। और ये कह रहा है असेसी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ लोन। भाई साहब ये नहीं है तुम्हारे नाम पे ऑलरेडी 2 घर है, 3 घर है और तुम एक और ले रहे हो, नहीं जी। ये टेक्निकली सरकार प्रमोट क्या करी थी? जिनके पास आज तक कोई घर नहीं है उनको हिम्मत दे कि उनको बोले और बेनिफिट भी है, आप लोन लेके घर ले लीजिए एक बार। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन से साल निकला था? 16-17। बेटे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएगा। उसके पास ऑलरेडी 2 घर है और उसने लिया 16-17 में लिया, आपको लगा डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी उसको। You should not own any house. Exactly. First house है। ऐसा क्या हुआ 16-17 में? हाँ जी, ऐसा क्या हुआ 16-17 में? गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई, प्रमोट करा गवर्नमेंट का। बिल्कुल। उसके बाद गवर्नमेंट को क्या लगा क्या नहीं लगा वो चीज तो ऑफ रिकॉर्ड्स होती है, बट गवर्नमेंट ने 1 ही साल चलाया है। हाँ जी।
तो ये साहब लिख लिया। ओके, फिर सेक्शन आया 80EE। ओके, किसके लिए कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। लो जी लो, यानी कि सरकार ने 16-17 में उसको बंद कर दिया और फिर एक नया लेकर आए। और यहां पर मैं बोलूंगा चाहे ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे लेट हो। ऊपर वाले में स्पेसिफिक लिखा है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए था, जो नया सेक्शन आया है वो दोनों के लिए। कंडीशन क्या है? सेक्शन 80EE शुड नॉट बी क्लेम्ड। ऐसा ना हो कि आपने 16-17 में भी लोन ले रखा है, वहां भी डिडक्शन ले रहे हो और यहाँ पे भी आ गए हो आप लेने के लिए। तो पहली बात तो 80EE का आप डिडक्शन नहीं ले रहे हो। लोन कब सैंक्शन होगा इसका? लो जी लो, ये भी तो बंद हो गया, ठीक है ना, ये भी बंद हो गया। पर फिर भी 19-22 में आपको ये मिल जाता अगर आपकी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होती? 45 लाख। Assessee should not own any residential house on the date of sanction of loan. ऑलमोस्ट वही बातें लिखी है ना, आपके नाम पे घर कोई नहीं होना चाहिए, अगर है तो आपको ये नहीं मिलेगा। और डिडक्शन देखिए, अमाउंट बढ़ा दिया गया 1.5 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है सर्कल रेट। हर प्रॉपर्टी अगर जिस घर में आप रह रहे हैं उसका एक सर्कल रेट है, अगर आप उसको कभी बेचेंगे तो एक सर्कल रेट होता है, आप उससे नीचे बेच ही नहीं सकते, उससे ऊपर ही बेचना। गवर्नमेंट रिकॉर्ड सर ऊपर वाले में भी जो 50 लाख है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है? नहीं, मार्केट वैल्यू। उधर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लिखा, मार्केट वैल्यू। नीचे स्पेसिफिक ज्यादा क्लैरिटी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिखी हुई है। और इससे कुछ एनालिसिस निकल कर आएगा, बात घूम सकती है इसमें। यहाँ पे लेट आउट भी है ना, ध्यान से देखिए। बोलूं एक बार? हाँ जी, इंटरेस्ट का ड्यू बेसिस पे ही था। हाउस प्रॉपर्टी में भी आपने देखा था पेबल है। हाँ जी, उसमें 50,000 थी, इसमें 1.5 लाख थी। दोनों के दोनों सेक्शन आज के टाइम पे वैलिड नहीं है, आज आप लोन लोगे तो। लेकिन ये वाला बस लेटेस्ट था, 31 मार्च 22 तक था ये। अब आप सोच के देखिए एक बार। बोलना स्टार्ट करूं? सपोज करो एक प्रॉपर्टी है, उसका एनएवी समझते हो? एनएवी कैसे निकलता था, थोड़ा रिवाइज कराओगे? सबसे पहले जीएवी होता था। गौरव जी, जीएवी कैसे निकलता था? उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलते थे। एक एक्सपेक्टेड रेंट होता था और एक एक्चुअल रेंट होता था। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला क्या होता था? और फेयर वैल्यू बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। और इन दोनों में से जो भी हायर होता था वो जीएवी होता था। मुद्दे की बात वो नहीं है। फिर उसमें से माइनस क्या करते थे? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय दी ओनर। एनएवी आ जाता था। एनएवी के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती थी 30%। ठीक है जी। और मैं आपको कह रहा हूँ ऑब्वियसली अगर एनएवी आ रहा तो प्रॉपर्टी तो लेट आउट है कि नहीं है? लेट आउट ही है ना। किराया आ रहा है तभी तो एनएवी निकल रहा है, नहीं तो नील होता था ना। तो लेट आउट है। और भैया ब्याज कितना दे रहे हो इस पे? तो आप मुझे बता दीजिए। मैंने यहां से 3,80,000 माइनस कर दिया। इतनी इनकम है क्या मेरे पास? तो ये लॉजिकली कितनी इनकम थी बस मेरे पास? 7,000 ही थी ना। मतलब 10,000 माइनस 3 कर दिया, 7,000 बचा। 7,000 ही तो माइनस कर सकता हूं सिर्फ। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट रह गया? 3,73,000। अब आप मुझे बता दो, मैं यहाँ पे माइनस 3,73,000 लिख देता हूं कि ये है मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। अब मुझे ये बता दो, ये दूसरे हेड के पास, ये जो हमने इंटर हेड करा है, कितना ही हो जाएगा?
2 लाख से ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो मेरे दिमाग में आएगा भाई ये जो बचा हुआ 1,73,000 है, इसको तो मैं कैरी फॉरवर्ड, अभी तक का तो स्टैंस यही है ना हमारा, जितना मैंने आपको सिखाया अभी तक तो यही है ना, 373 है, 2 से ज्यादा एडजस्ट होगा नहीं इंटर स्टेट में, सॉरी इंटर हेड में, और बचा हुआ क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड। अब मैं आपको कह रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 80EE, क्या आप EE था ना, ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि अरे सर 1,50,000 80EE में ले लो, और जो बच गया कितना 23,000, ठीक है, मजा आया आपको। और अगर ये लेट आउट होता तो एने भी तो जीरो ही निकलना था, सब कुछ जीरो था, ब्याज कितना था 373, सेल्फ वही तो बोला, वही बोला ना, सॉरी अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो जीरो होता, इंटरेस्ट 373 है, 373 में से दूसरी जगह कहाँ जा सकते थे, बस आप इंटर हेड जा सकते थे 2 लाख तक ही, 173 बचता, 173 का अभी ये 373 होता 8,000 173 में से बस 50,000 ना। बिल्कुल मान लो, बिल्कुल आपने जो बोला सही कह रहे हो आप, 3,73,000 है, पर आप तो यहाँ पे 2 लाख ही लिखते, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितना लिखता 2 लाख, लेकिन अभी भी जो बच गया 1,50 तो दे दो ना भाई, EEA में कैरी फॉरवर्ड मत करो, चलो सही है। अरे सॉरी, एक काम करो पहले इसको नोट कर लो, मैं 1-2 चीजें गलत बोल देता हूँ भाई, 380 था, ठीक है, पहले आप मुझे बताइए लेट आउट वाला क्लियर है, नोट कर लीजिए लेट आउट वाले को। सर एक बार प्लीज आप लेट आउट वाले को बता दो कि हाँ जी। किससे मतलब शॉर्ट में, क्योंकि आवाज कट रही थी। हाँ जी मैम, आप बताइए क्या आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 373 आ गया। यस सर। अब आप मुझे बताइए मैं इंटर हेड कितना ही कर लूंगा एडजस्ट, हमने Sir, प्रोविजन 2 lakhs. एग्जैक्टली, तो हाउ मच इज लेफ्ट ओवर 1,73,000, यस सर। उसमें से सर आप 1,50,000 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज द मैक्सिमम लिमिट इज फॉर 80 इज अच्छा हाँ 150 ठीक है ना? ठीक है ठीक है, एंड देन बाकी कैरी जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना, इसको एक बार लिख लीजिएगा, फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी बना लेते हैं। CS वाले भी हैं उसमें, अब जो जो सारा नया लॉट आया है, हाँ, और आज मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस शुरू कराना है, और बल्कि मैं बोला महक जी का, और जो सितंबर वाले बच्चे हैं तुम लोग को बैठना है तो बैठ जाओ। आप 11:30 बजे क्या कर रहे हो, क्लास शुरू, अगर है टाइम तो बैठ जाओ। 11:30 से 1, 11:30 से 1 है। सिर्फ मेरा ही हुआ बेटे, और भाई पहली बता रहा हूँ, टाइमली स्टार्ट करवाना, बंद करवाना क्लास भी, और 1:30 से जो 3:30 है, अभी नीचे जाके मैं मैम को बोल दूंगा 3:30 बजे क्लास हमने शुरू करनी है, ठीक है। 3:30 बजे तुमने बोला सर अभी आधा घंटा और टेस्ट में, तो वो मैं तो बोल ही देता हूँ, पर आप थोड़ा ध्यान रखना टाइमली चले, 15-20 मिनट चलेगा ऊपर, पर ये ना हो कि 1 घंटा बच रहा हो, 3:30 बजे बोलो 1 घंटे का टेस्ट बच रहा है, अभी 4:30 होगा, तो फिर वो निकल जाता है वो घर से ना, फिर उसको दिक्कत आ जाती है निवेश को। एनीवेज एक बात बताइए बच्चे, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड लेट्स सपोज इंटरेस्ट इज 3,80,000, तो आप हाउस प्रॉपर्टी में कितना ही लॉस दिखा दोगे,
2 लाख से ज्यादा तो नहीं दिखा सकते, 380 थोड़ा ना दिखा दोगे कि कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे ना, 2 से ज्यादा लिख ही नहीं सकते उसमें। तो यही लॉस इंटर हेड के लिए अवेलेबल है। लेकिन 80 EEA कितना मिल जाएगा रे? 1 लाख। फायदा तो है ना। तो इवन इफ योर प्रॉपर्टी इज लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड, EEA तो आपको एंटरटेन कर रहा था, लेकिन क्या डबल E एंटरटेन कर रहा था लेट आउट वालों को? नहीं। मुझे बताइए, क्लियर है? ऐसे घूम के आ सकती है बात। ऐसे कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। वो ना ये सारी डिटेल ये डाल देगा, दैट असेसी हैज टेकन अ लोन। एक बार ध्यान से सुन लो एक बार। चलो हाँ चलो बोल लो पहले तुम, क्या हुआ? 2 लाख की डिपेंड्स अपॉन माई अदर इनकम्स। मतलब ये मेरा लॉस है, अभी इंटरेस्ट होगा नहीं होगा तो देखने वाली बात है ना। सर आपने एक जो इंटरेस्ट है हाउस प्रॉपर्टी लोन में वो 380 है ना, तो 150 से ऊपर यहाँ में नहीं जा सकता ना। वो मैं समझ गया, ऐसी टोटल लोन है पर इंटरेस्ट। जैसे हाउस प्रॉपर्टी की तो इंटर दो बार में होता है, 2 कट के इंटर चली, तो बच गया मेरे पे 180 में से मैं 150 80 डबल ई में जा रहा हूँ, तो मेरे पास 30 जो बचा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा भाई, जो बैलेंस 30,000 है, नो यूज ऑफ दैट। हाउ कैन यू कैरी फॉरवर्ड? मैं उस कॉलम के अंदर 2 लाख से ऊपर ही डालने दे रहा हूँ, वो तो लेट आउट में होता है कैरी फॉरवर्ड, और वो जो हो जाएगा। अच्छा यहाँ लेफ्ट ना 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 1 मिनट, इस कॉलम में 2 लाख नहीं आएगा, अगर तू सेट ऑफ नहीं कर पाया तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना। और आप समझिए सेल्फ ऑक्यूपाइड में, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में आप, मैं वर्किंग बना के दिखाता हूं, ठीक है, मिनट रुको। ठीक है, एक बार देखना सेल्फ ऑक्यूपाइड की वर्किंग कैसे होती थी। GAV क्या होगा? नील। ठीक है, NAV भी क्या हो जाता है? नील। स्टैंडर्ड डिडक्शन नील। इंटरेस्ट आप इस कॉलम में 2 लाख से ज्यादा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या आ गया? 2 लाख। एंड लेट्स सपोज योर टोटल इंटरेस्ट इज 3.8 lakhs। आपको क्या लग रहा है मैं आपको 180 कैरी फॉरवर्ड करने दे रहा हूं? मतलब 2 ही ये जो 2 लाख है, या तो ये इंटर हेड होगा कैरी फॉरवर्ड या फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जो बचा हुआ 180 है, तो इस 3, ठीक है, जो बैलेंस 1,80,000 है, 80 EEA में 1.5 लाख मिल जाएगा इफ यू आर एलिजिबल। और जो बैलेंस है 30,000 नो यूज, कोई सरकार कोई आपको कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं कुछ। क्लियर है जी? लेट आउट में आपका जो भी इंटरेस्ट होता है नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड हो जाता, वो जाया नहीं जाता, कैरी फॉरवर्ड तो हो जाता। सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख से ऊपर कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता। हाँ जी बना लो, ये वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है। तो इस वाले में भी 2 लाख तो इंटर हेड है ना? हाँ जी, तो पहले से लॉस आता है ना 2 लाख का, तो सही है। सर नो यूज का क्या मतलब है? मतलब ये आप लॉस इनकर कर ही रहे हो। 1 मिनट वृंदा जी, क्या कह रहे हो बच्चे में? फर्स्ट यू विल ट्राई इंटर हेड, इफ नॉट देन कैरी फॉरवर्ड। पहले हम और हेड्स में लेकर नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड। हाँ जी बोलिए वृंदा जी। सर जो आपने नो यूज लिखा है मतलब लॉस इनकर्ड है ये। This is loss incurred and it has no tax treatment. You can say no tax treatment also. ठीक है सर। No benefit, nothing. No tax treatment. क्लियर है बच्चे? ओके, तो EEA हो गया,
आइए, नहीं 80G तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में करवाना है। नेशन का डबल JB QQB RRB नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा, नहीं आरसी होंगे तो सारे सब हो जाएंगे, टेंशन क्यों लेता है। काम कर रहे हैं इधर ट्रिपल सी डबल सी क्या सब है। सर, हाँ जी बच्चे, जो 24B है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो 2 लाख अलाउड होता है उसकी बात कर रहे हैं ना, हाँ नॉट जी। इंटरहेड। एक बार फिर से बोलो मैडम। जो 24B है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हाँ वाली जी, की हाँ बात जी, कर हाँ रहा है, जी। जो इंटरहेड डिडक्शन। हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ सर, जो अब मैं आपके साथ एक काफी बड़ा सेक्शन शुरू करने जा रहा हूँ, यही चलेगा अब। और अभी आप लिखना मत, थक जाओगे। आपने सुना होगा कि सर 80C कुछ बेनिफिट, कई बार हमने टैक्स में ऐसे डिस्कस करा, कहाँ करा वैसे? सर हमने जो पुरानी टेबल पूरा बनाई जितना थी मैंने ये पढ़ाया। उसके अलावा टेबल है। हाँ जी, हमने जो पहले एक डिडक्शंस की जो टेबल बनाई थी जो इनकम बेस्ड इन्वेस्टमेंट बेस्ड थी उसके अलावा है। हाँ ये ऐड ऑन होती जा रही है, अभी उसको अपडेट कर देंगे अब। अभी आपने जो टेबल बनाया मतलब उसमें मैं 2 ये- सेक्शन जोड़ दीजिए, एक बार डबल ई और डबल ए करा है ना आज, ठीक है, जोड़ दीजिए पहले पेज पे जो करा था आपने। सर तो ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड हो गई ना। इन्वेस्टमेंट बेस्ड है सारी अभी। और सर जो ये वाली है 80C ये भी, ये भी। ये अलग बनानी है या फिर नहीं, ये उसी के investment नीचे based लिखते है? जाइएगा। ठीक है। पर एक बार उसमें भाई प्रोविडेंट फंड में प्रोविडेंट फंड, हाँ RPF में कुछ बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है ना। अब बहुत डिटेल्ड बात होगी, ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, ये वाली भी पेमेंट बेस्ड डिडक्शन ही है, ठीक है। और आपने सुना ना कि मैक्सिमम डिडक्शन जनरली, चाहे आपने टैक्स नहीं बढ़ा था तो एक 1.5 लाख की लिमिट ध्यान होती। इस बार बजट में बहुत उम्मीदें होंगी लोगों को, ठीक है, कि हो सकता है सरकार ये लिमिट बढ़ा दे। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने अभी तक डिडक्शन बढ़ा है ना, 115 BSE पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। 115 BSE पता है क्या लिखा हुआ है? अगर आप 115 BSE में आ गए, कोई डिडक्शन नहीं है। कोई डिडक्शन, एक तो मिलेगी हालांकि, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर। तो आप मुझे बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट अभी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज कर रही है। गवर्नमेंट दूसरी तरफ ले जा रही है, आपको डिफॉल्ट की तरफ ले जा रही है ग्रेजुअली, क्योंकि वहां पे स्लैब रेट अच्छे हैं, ठीक है। और वो कह रही है अगर मैं तुम्हें स्लैब अच्छे दे रही हूं ना तो मैं तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं दूंगी, HRA का नहीं दूंगी, सैलरी के अंदर नहीं दूंगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन दूंगी नहीं दूंगी, देखेंगे डिडक्शन नहीं मिलेंगी। कहने का मतलब है आज के टाइम पे कुछ सेगमेंट ऑफ पीपल तो होंगे जो 115 BSE में जा रहे हैं, और अब क्या उनका इंटरेस्ट है इन चीजों में, तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट में फॉल नहीं आएगा? तो फॉल है। पीपल विल नो लॉन्गर बी इंटरेस्टेड इन दीज इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट चीजों को इजी बनाना चाह रही है। ये 10 साल बाद हो सकता है रिमूव ही हो जाएंगी सारी, क्योंकि वो सीधा सीधा हिसाब देगी, स्लैब अच्छा ले लो, बाकी बातें छोड़ो, कहीं इन्वेस्ट करा छोड़ो, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, तो बहुत पैसा आता था भाई इससे। और आपको क्या लग रहा है LIC कहां पर है? इज इट अ गुड न्यूज कि लोग यहां से शिफ्ट होकर 115 BSE में जाएंगे और LIC? नो। अगर आप 115 BSE लेंगे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो मैं आपको LIC कैसे बेचूंगा? आप समझ रहे हो? सोच ही लोगे ना। एक LIC एजेंट है, वो कह रहा है LIC ले लो, फायदा है। अगर मैं तो 115 BSE में हूं, मेरे को बात का फायदा, समझ रहे हो? बहुत बड़ा एक स्टेक, एक, इसलिए गवर्नमेंट एकदम से नहीं करती, बट उन्होंने डिस्कस कर लिया होगा LIC से, समझ रहे हो? मुझे बताइए, आप समझ रहे हो क्या चीज हो रहा है 115 BSE में? गवर्नमेंट कैसे सिंप्लिसिटी की तरफ जा रही है। गवर्नमेंट कह रही है मैं आपको कोई डिडक्शन देने ही नहीं वाली, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, जो भी और भी TTA, TTB, QQB, RRB सब का मतलब जो स्टेट डिडक्शन मिलेंगे बेसिक जो आम जनता समझे, ताकि जो आम चीज समझोगे उसी को प्रेस करती है जनता। ये तो किसको समझ आ रही बात है, समझ रहे हो?
एनीवेज, मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि मैं आपके साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डिस्कस करूंगा। जैसे कि LIC ले लो, और कुछ पता है आपको 80C में आता होगा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आप कहोगे क्या है, हमें क्या लेना देना बेटे, वही पढ़ देंगे बस। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8, आप कहोगे ये क्या होता है सर। डेफर्ड एन्युटी प्लान, ये क्या होता है सर। पोस्ट ऑफिस में 5 साल का FD, बैंक में 5 साल का FD, नाबार्ड के बॉन्ड्स। कहने का मतलब है मैं आपको ऐसे करते 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 20 इंस्ट्रूमेंट गिना दूंगा, और ये 20 इंस्ट्रूमेंट एलिजिबल है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसमें डिडक्शन मिल जाएगी, 80C, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। तो मुद्दे की बात अभी ये नहीं है, जब मैं वो इंस्ट्रूमेंट दिखाने स्टार्ट करूंगा तो देखेंगे। बट अब आप समझिए। अच्छा सर, फिर सर 80CCC क्या है, इसमें भी यही लिखा हुआ है, एन्युटी प्लान है ये। और 80CCC 2 मिनट का है, एन्युटी प्लान है, गवर्नमेंट नोटिफाइड एन्युटी प्लान है, उसमें आप डालेंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। यानी 80C का 1.5 लाख अलग और CCC का अलग। आ जाओ जरा 80CCE पे, जरा सबका मिला कर भैया, यानी कि 80C प्लस 80CCC। आगे क्या लिखा है देख लेंगे, फिर एक और सेक्शन आएगा CCD1, CCD1B एंड CCD, सारे आपको याद होंगे। अभी देखना भाई, खत्म होगा आपको सब एकदम याद होगा। CCD2 बोलूंगा आप एकदम आंसर हैं। मैडम ऐसे थोड़ा होता है, आप क्या कोई नर्सरी के पेपर दे रहे हो क्या, है ना। हर 2 साल बाद पैटर्न चेंज होता रहता है, समझ रहे हो? एक पहले MCQ हुआ, फिर वो हुआ, फिर दोबारा MCQ हुआ था, फिर अब सब्जेक्टिव हुआ। लकीली भगवान करे ना ही चेंज हो दोबारा, ठीक है ना, वो वाली चीज है। तो CCD1, CCD1B, CCD2, सर ये सब मिलाकर है क्या 1.5 लाख? ये क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, ये सब मिलाकर है नहीं बेटे। अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये सब मिला के 1.5 लाख देखेंगे, 80C, CCC एंड CCD। अगला क्या है, 80CCD, ब्रैकेट में सबसेक्शन 1 लिख दीजिएगा, कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। और ये कौन सा सेक्शन बोलता है, CCE। एक मिनट मैडम, कौन सा सेक्शन बोलता है, 80CC। हाँ जी बच्चा, ये अभी नोट डाउन भी करना है, कर लो ये वाला, ठीक है। अब मुद्दे की बात आती है कि सर ये CCD1B क्या है, तो आप छोटा सा यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी अपनी डिडक्शन है अप टू 50,000। यानी कि कहने का मतलब है डेट जो मिल रही है तो सरकार ने कुछ तो हेल्प है, 50,000 की और दे। So in this entire thing you can claim 2 लाख रुपीस डिडक्शन। और सर ये CCD2 क्या है, ये रहने दो बेटे अभी, बस इस पे छोटा सा इतना लिख दीजिएगा कि ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है बेटे। अभी आपके ब्लड में चली जाएंगी ये सारी बातें, हमने अभी शुरू भी नहीं करा है, बस मैं आपको सेक्शंस दिखाया बस। सही है, क्लियर है? आइएगा जी, मैं आपके साथ सी शुरू करता हूं। सी ये कहता है, ये डिडक्शन किसको मिलेगी बच्चे, 80C की, और मैक्सिमम कितने की, 1.5 लाख रुपए। और 80C में एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि इस बंदे ने LIC की पॉलिसी ली है, तो ये क्या पे कर रहा है बच्चों, प्रीमियम पे। अच्छा, ये इंडिविजुअल सिर्फ अपने लिए पॉलिसी लेगा या मतलब स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए भी ले सकता है? आपके पेरेंट्स ने आपके लिए पॉलिसी ले रखी है, हुई बच्चों के पेरेंट्स ने नहीं ली, 1 2 ली हुई,
जिनके पेरेंट्स ने नहीं लिए हुए बेटे आपको ले लेनी चाहिए, मैं एक नंबर दूंगा आपको। ठीक है, तो पॉलिसी आप जरूर लीजिएगा। फिर उस पे लिखना है सर। ठीक है ना? कितने मिलते हैं? हैं? प्रमोशन की मतलब मेरे को आगे भी उसके लिए लगाऊंगा। नहीं जो गिफ्ट है एक पॉलिसी होनी चाहिए। सर आपकी है? मेरी बहुत है भाई, मेरी इतनी ज्यादा पॉलिसीज हैं, कभी कभी लगता है कि पॉलिसी मैं को ये लगे जिंदा रहने का फायदा है या मैच्योरिटी पे ज्यादा फायदा है। ऐसे तो बहुत मिलेंगे वैसे। ठीक है ना? तो इंडिविजुअल जो है ना वो LIC लेता है, और किसके लिए लेता है ना, एक बार मैं यहीं पे लिख देता हूं, सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। एंड माइंड यू मैंने डिपेंडेंट नहीं लिखा हुआ, समझ रहे हो? कोई भी हो सकता है। आप बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मान लो इस इंडिविजुअल ने कितने रुपए का प्रीमियम पे करा है, 50,000 का। और अपने दिमाग में मत रखिएगा इसकी सिर्फ LIC है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, NBFCs है, टाटा है जी, हजारों कंपनी है भाई साहब। बैंक है, बैंक के पास चले जाओ आप LIC लेने, वो दे देगा आपको। ठीक है ना? तो एक इंडिविजुअल ने LIC को 50,000 दिए, और मान के चल लीजिए सम एश्योर्ड का मतलब समझते हो, इतना मिलेगा इन केस ऑफ डेथ, या जो भी मैच्योरिटी यही है कि इन केस ऑफ डेथ। तो आप मुझे बताइए भाई को, इस इंडिविजुअल को 80C में डिडक्शन कितने की मिल जाएगी? कितनी मिल जाएगी? मैं ना आज के टाइम से बात करता हूँ, इसके अंदर ना मेरे को काफी टेबल और वो बनवाना है। आज क्या डेट है? 25 जनवरी 25। तो आप मुझे बताइए इसने 50,000 पे करा, और सम एश्योर्ड कितना है? सम एश्योर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, डिडक्शन कितने की मिलेगी? 50,000। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूं आपको मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिल सकता है। अच्छा 10% ऑफ सम एश्योर्ड कितना हुआ? सॉरी 10 लाख का 1 लाख, तो 80C में कितने की डिडक्शन मिल जाएगी बेटे? ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ एग्जाम्पल, दूसरा मैंने कोई और बनाया है। ठीक है, मैंने कितना पे करा? 50,000। क्या मुझे मिल जाएगी? जी हाँ मिल जाएगी। तो जाइएगा भी बात, आज के टाइम में जो पॉलिसी हो रही है जाता है सर ऐसे कैसे देखा जा रहा है। लो एक छोटा सा एग्जांपल बना लेता हूं। मान लो अगर सम एश्योर्ड होता 3 लाख रुपए, प्लीज एग्जांपल है 3 लाख रुपए, आपने कितना प्रीमियम पे करा? 50,000। आप कह रहे हो तो 50 की डिडक्शन चाहिए, लेकिन सम एश्योर्ड का 10% कितना है? 30 पर नहीं मिलेगी आपको डिडक्शन, 30,000 से ऊपर नहीं मिलेगी आपको। तो आपके एग्जाम में जब आएगा पॉलिसी पेमेंट तो देखनी है, ये भी देखना है सम एश्योर्ड कितना, उसका 10% कितना है। क्लियर है जी? सर लोअर ऑफ बोथ होगा। हाँ जी कह सकते हैं। तो रादर एक बार रुक जाना, ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल को बेटर कर देता हूं और आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 मिनट रुकिए जस्ट। हाँ जी 2 लाख टैक्स एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम में साइड में बना रखा है, सम लिख रखा है 2 लाख। बिल्कुल उसी पे ही आ रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये केस नंबर A है। लेकिन इसमें डिडक्शन तो 1,50,000 लिखी हुई है। 1 मिनट रुक जाइए, मेरे को खुद अभी एक बार डेवलप करना है। 1 मिनट रुको बच्चों, है ना, मैंने खुद अभी देखना है एक बार, मैं फिर बताऊंगा आपको क्या लिखना है। तो बेसिकली मैं 80C में हमने 50,000 दिया, और मैं केस A की बात कर रहा हूं। दिस इज केस नंबर A। इस सम एश्योर्ड क्या है? 10 लाख। अब आप मुझे बताइए डिडक्शन कितने की मिलेगी? 50 की। 50,000 की मिलेगी। हाँ। फर्स्ट केस क्लियर है सबको? अब मैं केस नंबर B बना रहा हूं। केस नंबर B है, सम एश्योर्ड है 2 लाख। आप प्लीज चलो इसको अभी भी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। 10%, तो 10% कितना आएगा बेटा? 20,000।
तो ये हो गया 20,000। मैं केस नंबर सी बना रहा हूं। केस नंबर सी है, अगर इंसान हैंडीकैप होता है जिसकी इंश्योरेंस कराई है, सो इट इज 15%। हाँ, और अभी आता जाएगा, अभी आ जाएगा पॉलिसी 31 मार्च 12 से पहले है, तो पहले 20% होता था, फिर 12-13 में कुछ हुआ, फिर 2013 ऑनवर्ड्स कुछ है, तो बनेगा अभी। मुद्दे की बात समझिए, मेरे को स्टेप बाय स्टेप आप रजिस्टर करिए दिमाग में। इन केस ऑफ हैंडीकैप द लिमिट इज 15%, तो 2 लाख का 15% क्या हुआ बेटा? 30,000। आपको 30,000, ये मैंने लेटेस्ट बता दिया आपको। आज के टाइम पे भी क्या चल रहा है, ये चल रहा है। मुझे इसकी हिस्ट्री भी निकालनी पड़ेगी कि एक टाइम था जब ये जो 10% था वो 20% था, वो देखेंगे। आप एक बार पहले इसको बुक करिए। सर लास्ट वाला केस समझा दोगे आप फिर से? लास्ट वाला केस है मैडम, हैंडीकैप के केस में द लिमिट इज 15% इंस्टेड ऑफ 10%। तो सर जो सी पॉइंट आपने 30,000 बनाया है, ये केस ए का नहीं है ना? नहीं, आप ये कह सकते हैं इन दिस केस सम एश्योर्ड इज 2 लाख, लिमिट इज 15%, तो एक तो 50,000 या फिर 30,000 विच एवर इज। सर मैं कंफ्यूजन इसलिए आ रही है कि 80C में जो रिडक्शन मैक्सिमम मिल सकती है वो 150 है या 50,000 है? 150 है मैडम, आप 4 पॉलिसी ले लो, अभी और भी इंस्ट्रूमेंट्स है, बट अगर आपने पे ही 50,000 करा है तो मैं 1.5 लाख थोड़ा ना दे दूंगा आपको, और उसके इनर इंटरनल कैप्स भी आ रहे हैं ना। तो बेसिकली अमाउंट पेड है और 10% ऑफ सम अश्योर्ड है। कह सकते हैं। जल्दी बताओ सर। एक दो नंबर दो का एक का मतलब फुल फ्लैश इसका भी आ सकते हैं, हाँ, मतलब फुल में तो आएगा ही आएगा, 5 नंबर का तो होगा। 2 नंबर 3 नंबर की गाली तो आसान चल रहा है भाई, बहुत आसान है। पिछली क्लास में क्या था और ये था, नहीं ऐसे ही चलेगा, पर मतलब ये तो आसान चैप्टर है। टीडीएस पे तो गिर जाओगे तुम, लग रहा है। टीडीएस तो सेक्शन में सेक्शन आते ही जाते हैं, जितने ये है उसके डबल डबल है सेक्शन टीडीएस में। हाँ जी बोलिए। सर ये 2 लाख टैक्सेबल क्या लिखा है सी के नीचे, उसका क्या मीनिंग हुआ? क्या क्या मैडम? 2 लाख समय शॉर्ट था ना? 2 लाख टैक्सेबल लिखा है इधर लिखा हुआ है 2 लाख टैक्सेबल। अच्छा ये सी के नीचे। नहीं नहीं, ये हटा दीजिए, सॉरी, ये कुछ नहीं है। वीडियो तो बहुत आसान चल रहा है। सर केस नंबर बी में हम प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं? हाँ जी, केस नंबर बी में 10% तो निकल गया 20,000, उसमें हम प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं? क्योंकि वही दो चीजें चेक करनी है ना। प्रीमियम 50,000 है बच्चे, क्योंकि वो कॉमन चल रहा था प्रीमियम। 50,000 यहाँ था प्रीमियम, 50,000 इधर है। 50 प्रीमियम पेड इज सेम। और हर बार लोअर लिमिट ही होगी मतलब। हाँ जी, इससे ऊपर नहीं जा सकते ना, मतलब बेसिकली 10% है, उसके ऊपर नहीं जा सकते ना। मैं लिखवा दूं क्या? अभी कंफ्यूजन आ रही है क्या? सर क्या करना? हाँ, एक बार इसमें ना बेसिकली अगर मैं 2 लिमिट्स बोलूं, मैंने आपको 2 लिमिट्स बताई है। फर्स्ट इज प्रीमियम पेड, या फिर 10% और 15% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लो। ठीक है ना, ये अभी तक हमने रजिस्टर करा। कहिए सर जी, क्लियर है? रिटर्न करेंगे। हाँ, रिटर्न ही करें, टीडीएस सबसे लास्ट में करें। अब मैं जो बोल रहा हूं ना आपको, वो आपने जितना लिखे उसके नीचे ही लिखिएगा।
नहीं ATC के अंडर ही है ना जो अभी लिखवा रहे सेम, हैं। अभी तक मैं उसी के अंदर हूँ, ये वही पॉलिसी की बातें ही कर रहा हूँ आपको, जस्ट उसके नीचे में डेट एटीसी में ही है। पहले के जमाने में 31 मार्च 12 या उससे पहले की जो पॉलिसीज इशूड है, मैं पॉलिसी इशू पर है, आप जब पॉलिसी लोगे कौन से दिन पॉलिसी ले रहे हो आप? हाँ, आप पॉलिसी अगर आज ले रहे होगे तो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो? तो पॉलिसी इशू डेट देखूंगा ना जिस दिन आपको पॉलिसी दी है, तो जो भी पॉलिसीज पहले की थी, जो चाहे अभी भी चल रही हो, उस पे लिमिट कितनी चल रही है? 20% ऑफ सम एश्योर्ड, लाइक यू व्हाट यू आर पेइंग, और 20% ऑफ सम एश्योर्ड। फिर 12-13 का निकला, उस पे कितना कर दिया? 10%, और 1-4-13 के बाद से 10% या फिर 15%, और 15% किस केस में है बच्चे? इन केस ऑफ हैंडीकैप। हाँ जी, हाँ जी। 20% वाला सिर्फ 31 मार्च 12 तक ही था, इससे पहले की पॉलिसीज में। क्लियर है साहब? तो अगर आप इसको और ऐसे लिखना है, और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज लोअर, नहीं वो ऐसा क्वेश्चन, आपको ये पूरी बुक भी ले जाओगे ना तुम, नोट्स भी ले जाओगे, तुमको क्या लग रहा है? नोट्स एक बार टोटल देखना, कहाँ से एक क्वेश्चन उस पेज से होगा, फिर एक वहां रेफरेंसिंग हो रही हो ही नहीं। तो लेके वो बैग नंबर के लिए उसमें बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, आप बता दो सर को सर बताते रहेगा बस जल्दी आप हमें बताते आप क्या चाहते हो पेज पर लिखने में दवा कर सारा याद हो जाएगा। 75 लाने हैं, तो 5 स्टार होटल जाना है, तो कह रहे थे हम लाएंगे। सर ने बोला ना नीचे, बोले थे हर बार का इंग्रेडिएंट ऐसे नंबर रखते हैं जो आई नहीं बच्चे के, और फिर ये हर बार वही चल तू बता दे कितने रखूं। बोले थे कि टेक्स्ट में करने का कोई लॉजिक ही नहीं 85 नहीं रखा था मैंने, 75 रखा। 85 70 नहीं, अकाउंट्स में 85 था, 80 नहीं होगा, 70। हाँ हाँ 75 तो यार चलो बच्चों की 72 तो आया है, मतलब चलो 70 ले लो, 70 5 स्टार होटल में लंच या डिनर करवा दे तू पहले। तेरी जान पहचान है क्या? उधर जॉब करता है बेटा। होटल ही हो। हाँ क्या बात तो नहीं मिलने की से जॉब करेगा भी नहीं अभी। हाँ वेरी डेंजरस। नहीं नहीं बिल्कुल भाई, आई एम विद यू। हाँ जी साहब, नोट कर लिए भाई साहब? टेक्निकल बातें करने जा रहा हूँ। 80C की ना लिस्ट नहीं बता रहा आपको, टेक्निकल बातें पहले कर रहा हूँ। 80C की ऐसे मैं बहुत सारी लिस्ट लिखवाऊंगा, आप जगह छोड़ दीजिए 2 पेजेस के नीचे। अब
आरपीएफ, एसपीएफ, 2 पेज नहीं, 1 पेज एटलीस्ट फॉर कंप्लीट 1 पेज, मतलब नॉट बोथ द साइड्स, 1 साइड 1 पेज। नहीं, अभी इन दोनों को लिखवाने में ही वो चला जाएगा, पहले टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। 1 पेज अभी वो लिखवाऊंगा, आपको दूंगा। देन 80CCC पर आते हैं बच्चे। ये क्या कह रहे हैं, एलिजिबल कौन है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, हमें नहीं लेना देना कौन सा पेंशन फंड, मैक्सिमम कितने की है, 1.5 लाख। एलिजिबल एसएससी है, एनुटी प्लान ऑफ एलआईसी ले रहा है, एनी अदर इंश्योरेंस, अगर वो कंट्रीब्यूट करता है 80CCC में, पे पेंशन आफ्टर सर्टेन एज। ये पेंशन फंड क्या होता है? देखो सरकारी नौकरी वाले कह रहे हैं अरे हमारे को तो पेंशन मिलती है, प्राइवेट वाला क्या कहता है, मैं पेंशन फंड ले लूंगा, मेरे को पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। पेंशन, आप एक बात समझिए ना, क्या 60 इयर्स के बाद आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू आया, उसके लिए कुछ तो प्लान करोगे ना, एकदम से थोड़ा ना जीरो हो जाएगा। तो इंसान एफडी कराएगा, कुछ कराएगा, ब्याज तो आता रहे 6 लाख रुपए का साल का, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे फंड्स भी है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, इट विल बी ट्रीटेड एज, अच्छा ये इसका तो कुछ नहीं करना अभी आपको। तो ये कितने, कौन से सेक्शन में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, जो भी आप 80CCC में, कहने से इट इज विद इन 1,50,000। और आखिरी में क्या बोल रहा है ये, जब कल को तुम इसको विड्रॉ करोगे, विड्रॉ करने का मतलब एक प्लान है सर, मैं उसमें जमा करता हूँ लाख रुपए, डिडक्शन मिल रही। एक पॉइंट के बाद तो मुझे पैसा वापस आना स्टार्ट होगा ना, एज पेंशन या कुछ भी, तो क्या तब उस टाइम पे भी वो पैसा एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? इट इज टैक्सेबल। देखो भाई, आप प्लान ले रहे हो, ठीक है, 1 लाख रुपए दिया, डिडक्शन मिल गई, अगले साल 1 लाख दिया, डिडक्शन। सर कब तक पे करते रहेंगे? 20 साल तक पे करना, पैसा कब मिलेगा? 20 साल खत्म होती है आपको, एवरी मंथ यू विल गेट 30,000 एज पेंशन और वट एवर। तो क्या जब आपको उससे पैसा मिल रहा है, क्या तब भी एग्जेम्प्ट है? नहीं, इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द एसएससी, देन इट विल बी क्लियर है जी। हाँ जी, संजय जी हलवा सेरेमनी पे क्या कर रहे हो इस बार? हलवा बटेगा? देखो आता है ना हलवा बनाना? तो एक वो ये कह रहे थे बच्चे की सर हम लेकर आएंगे, कोई चीनी ले आएगा, कोई आटा ले आएगा। सर बनाओगे आप? हाँ तो खा पाएगा। नहीं मैं बनाने को तैयार। आपने पॉइंट लिखा है, हाँ जी बच्चे, हाँ जी वृंदा जी क्या कह रहे हैं? पॉइंट लिखा है, इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ एसएससी। सर ये लिखा है आपने, इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ एसएससी, इसका मतलब ये है ना, जब आपको फ्यूचर में इसी से पेमेंट्स मिलेंगी तो आपकी ये इनकम मानी जाएगी ना, वेन इट विल बी रिसीव्ड, देन उस पे टैक्स होगा। एग्जैक्टली इस पॉइंट का मतलब यही है दैट इट विल बी टैक्सेबल व्हेन यू इट विल बी ट्रीटेड इनकम, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा। कह रहे बच्चे? ओके टैक्सेबल, टैक्सेबल देख, ये वाली इन्वेस्टमेंट है ऐसी नहीं होती आप आज पैसे दे रहे हो आपको इसी साल मिल रहा है, ये लंबी प्लान्स होते हैं। 20 साल आप पैसा दे रहे हो, आफ्टर 20 ईयर यू विल स्टार्ट गेटिंग योर मनी बैक। तो जो 20 साल बाद कल को पैसा मिलेगा तो उसका टैक्सेबल है। मैंने ये चीज ले ली तो मेरे को हर बार 1.5 लाख की माइनस करता रहूंगा मैं अपने स्लैब से। जितना देगा, तो अगर 1 लाख रुपए दे रहा है तो 1 लाख रिडक्शन मिलेगी। क्लियर है बच्चे? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग का स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 80 CCD। CCD किस चीज पर है बच्चे? एग्जैक्टली दैट इज नोटिफाइड पेंशन स्कीम। आपने बहुत सुना होगा कुछ एनपीएस आ गया था। एग्जैक्टली वो यही है। मैं खुद जब गवर्नमेंट जॉब में था एनपीएस में पैसा डला हूं, क्योंकि तब मैं ज्वाइन करा था। 2004 के बाद से गवर्नमेंट ने ना पेंशन बंद कर दिया, लाइक फ्रॉम द ईयर 2004। तो अगर
आज आप गवर्नमेंट जॉब लो तो क्या आपको पेंशन मिलेगी? नहीं। लेकिन अगर बोलूं जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत पहले ज्वाइन करा तो उनको पर मंथ पेंशन मिल रही है, तो ये चीज 2004 तक ही थी। अगर आपकी ज्वाइनिंग 2004 से पहले की है तो आपको पेंशन मिलेगी, यू आर एलिजिबल। 2004 के बाद से पेंशन बंद हो गई थी और सरकार एक स्कीम लेकर आई थी, नोटिफाइड पेंशन स्कीम, कि हम आपका जो पैसा है वो इस फंड में डालेंगे। पहले भी डालते होंगे किसी न किसी में, पर एक स्कीम लेकर आए जो मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, रिटर्न ज्यादा दे देगी, और भी कुछ 2-4 बातें हुई। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं। अपने को लेना देना इस बात से है कि एक तो डिडक्शन मिलती है CCD 1 में, एक मिलेगी CCD 1B में, और एक मिलेगी CCD 2 में। सर किसको मिल रही है सर ये CCD 1? अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, या फिर आप एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, या फिर आप एनी एम्प्लॉई हो, तो यहीं पे लिखा हुआ, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लिखूंगा सिर्फ वही पहले। कहने का मतलब है अगर आप एक सरकारी नौकरी कर रहे हो तो क्या आपके लिए CCD 1 है? प्राइवेट वाले कह रहे ये क्या बात हुई, हम नहीं है क्या, आप भी हो, कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, आपको मिल जाएगी डिडक्शन। और एक बंदा कह रहा है भाई मैं तो नौकरी नहीं करता, क्या मैं नहीं जमा कर सकता उस फंड में? आप भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर इफ आई वांट कि मैं नोटिफाइड पेंशन स्कीम में एनुअल कंट्रीब्यूशन डालूं, क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा। और आप मुझे बताइए तो ये क्या आ गया? एनी अदर इंडिविजुअल दैट इज सेल्फ। कहने का मतलब है सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा, सरकार सबको बेनिफिट दे रही है कि आइए फंड में पैसा डालिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे एनी अदर हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। जितना भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ गया, मान लो आप नौकरी कर रहे हो, आपने प्रोविडेंट फंड पढ़ लिया है, आप ही का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है ना, जमा कराया जाता है, तो आपका कंट्रीब्यूशन जितना भी जमा हो रहा है किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। कहने से दिस इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, या फिर 10% ऑफ, 10% से ज्यादा नहीं मिलेगी आपको डिडक्शन, विच एवर इज। सर जी मैंने ना साल का कंट्रीब्यूशन करा है 5 लाख रुपए और 10% निकल कर आ रहा है, मान लो सैलरी मेरी है 10 लाख, सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, वो लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। मान लो 10 लाख है तो 10% कितना बैठ रहा है? 1 लाख। तो 1 लाख से ऊपर थोड़ा चले जाओगे भैया। और अगर 1 करोड़ होती सैलरी तो 10 लाख हो जाता, फिर 5 लाख हो जाता, 5 लाख मिल जाती आपको। आउटर कैप तो 150 ऊपर नहीं जा सकते। 80C प्लस CCC प्लस CCD 1 कैनॉट एक्सीड 1.5 लाख रुपए। तो आप ये समझिए ये तो इंटरनल कैप है इस चीज की, ये 2 लिमिट है। कहने का मतलब ये है सरकार ने बोला है देखो जी आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा मिल जाएगी, लेकिन बस ध्यान रखना वो कंट्रीब्यूशन किससे ऊपर नहीं जाए, 10% ऑफ। बाकी कंपनीज के एम्प्लॉय ने बोला हमारे लिए भी क्या कैप है, सेम कैप है, 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम ऊपर वाला सेम ही है, अमाउंट कंट्रीब्यूशन ऐसे लिख दो इसको एग्जैक्ट, है ना, ऐसे लिख दो तो आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ। अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन या 10% विच एवर इज 10% ज्यादा नहीं मिल रही है आपको। और सेल्फ एम्प्लॉयड को कितनी मिल रही है? 20%। ज्यादा फायदा किसको मिल गया? सर इसमें जो आपने ये लिखा है ऑन और आफ्टर ऊपर में, वो डेट क्या है? 1/4/2004 में। आफ्टर 1/4/2004 आपने क्या लिखा? बताइए कोई दिक्कत? मतलब 1/4/2004 के बाद, हाँ जी 2004 के बाद भी
इसके बाद ही ये स्कीम लागू हुई है ना। जब मैंने पूरे इंडिया लेवल पे पेंशन बंद करी, आपको क्या लग रहा, प्रोटेस्ट नहीं हुआ? देयर आर मेनी कैंडिडेट्स जो साल भर से पढ़ के सोचते थे सरकारी नौकरी में जाएंगे, पेंशन मिलेगी, और अब अगर वो ज्वाइन कर रहे होंगे 2005 में, यार ये क्या हो यार। ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप विद अ गुड प्लान कि भाई अच्छा मार्केट में लगवाएंगे तुम्हारा पैसा, सब चीज़ें। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एनपीएस में, जैसे मेरे को भी स्टेटमेंट समझ नहीं आती कभी, जब मैं देखता हूँ जैसे उसमें ना ऐसे 50-60 हज़ार रुपये का बैलेंस है, बट वो मार्केट में लगा हुआ, वो लिस्ट दिखाता है पता नहीं 500 कंपनियों में कुछ ना कुछ पैसा लगा, और वो द बैलेंस फ्लक्चुएट्स, समझ रहे हो? तो बेसिकली मार्केट ड्रिवन ये ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव वो फंड है। मुद्दे की बात ये है, फ़ायदा किसको मिला है, एम्प्लॉय को या सेल्फ एम्प्लॉयड को? इसलिए मिला है क्योंकि ये जो CCD2 है ना, ये एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो यहाँ भी फ़ायदा मिलेगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी यहाँ फ़ायदा मिलेगा, पर क्या सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो क्या है ना, क्योंकि गवर्नमेंट वाले के लिए भी 10, नॉन गवर्नमेंट सेल्फ में 0 होगा, तो इसलिए उसको पहले ही यहाँ पे ज़्यादा फायदा दे दिया। ये बेसिक डी जो लिखा है इसका बात लिखा है। अभी देखेंगे एक बार, अभी सब आ जाऊंगा मैं। हाँ जी बोलिए। सर सेल्फ तो एम्प्लॉयड गवर्नमेंट में बस एम्प्लॉय 20% जीटीआई है ना, 20% ऑफ GTF। हाँ जी, वो नहीं अमाउंट ऑफ फंड। नहीं वो तो होगा ही ना मैम, अगर आप अमाउंट ही कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो क्या 20% मिल जाएगा क्या? नजर लिख देता हूँ यहाँ पे, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और 20% विच एवर इज लोअर। सेम है बेटा सब में। ऑब्वियसली यू हैव टू सी हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूटिंग। सर जो ए और बी है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय, वो बिल्कुल सेम है। बाकी दोनों मतलब जो बाकी अदर इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉय, मैं पूछ रही थी कि यही है ना, मतलब कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। और आपकी वॉइस कट हो गई थी, मैं सिर्फ क्लियर कट एक चीज बता देता हूँ, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को मैक्सिमम 10% मिल रहा है, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में 10%, उसके अलावा किसी को भी 10%, सेल्फ एम्प्लॉयड को 20%। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन है सेम, यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू गेट द डिडक्शन। क्या ये क्लियर है? और सैलरी का मतलब क्या है जी? बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट। कोई दिक्कत यहां तक? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बनाया बताइए? ड्राइंग कैसी लगी आपको? इससे अच्छी बना लेते थे आप? फिर अपने ड्राइंग में ही आगे जाना था ना, कि पढ़ाई में तो कुछ ऐसा। और नीचे वो फेस है ना, नहीं तो ऐसे हिलता रहेगा। हेलमेट होगी भाई क्या? तो कहाँ पे घबरा जाएगी ये दिखा। नहीं ग्लास इस तरफ बनाना था यार, जग का वो बेस उधर है ना। डिसाइड क्यों बना रहे हो? अरे 4 ना। पहले ग्लास बना देता हूँ। सर हर स्कूल बना देना वीडियो में। हाँ सर आप अबे बताओ है पानी पी लो। ग्लास लग रहा है ना? गिलास से पता चल रहा है कि हाँ तो वो इमोजी वाला वो वाला ग्लास है ना ये। मतलब इस गिलास से पता चल रहा है जग में कुछ और ही है। तो मैं कलर सोच रहा हूँ, कलर कौन सा है? गोल्डन गोल्डन कौन सा है? तो कीचड़ लग रहा है, क्या लग रहा है? कीचड़ लग रहा है, कीचड़ बताओ ये कलर गंदा सा है सर। कौन सा कलर लगा इसमें? गोल्डन कौन सा? नहीं ब्लू नहीं,
ओहो रेड है, रेड खून। बताओ। रेड वाइन हो जाएगा। सर रेड वाइन नहीं यार वो कलर आ नहीं पा रहा, वो जो आपकी फेवरेट ड्रिंक है ना वो बन नहीं पा रही। क्वेश्चन से सही कह रहे थे आप, सैटरडे को भूल नहीं पाते इसे आप सैटरडे को। हाँ गोपाल जी आइए आपसे सवाल पूछते हैं। हाँ सर रेड सही रेड ठीक है, रेड वाइन हो जाएगा। बताओ क्या बेटे तो आपने आप, सोलह पी के दे दो। हाँ रूअफ़ज़ा है बेटा ये, रेड वाइन सोच रहे हो। ये देखो बेटे फुल जार भर दिया है। ठीक है जी, ऐसे तो नहीं आ जाओगी ना तुम ऐसे करके ऐसे खड़ी हो जाओगे, पता लगेगा। ग्लास भी थोड़ा भाई क्या हो रहा है, बिना जान पलटी कर रहा है। सर दे दो, निकाल दो उससे। सर सीधा गिलास में जा रहा है। हाँ बस सर नहीं पीते बात ठीक है ना, सर इतना टेस्टी लग रहा है, मन कर रहा है ऑफलाइन। हाँ बिल्कुल, फोटो खींच लो बेटे इसकी आप, और मम्मी को बोलो मम्मी ये वाली ड्रिंक पिलाओ आज। क्या ज्यादा हो गया, इसमें से नीचे गिर रहा है। इससे नीचे गिर गया तो आप पी लेना आपको। सर अपने लिए भरे अब आप मुझे बताइए सर, आपको लग रहा है कि सर ये क्या बातें कर रहे हैं, बेटे पर मैं आपको पढ़ा रहा था। प्रोजेक्टर के नीचे का बूंद तो आज तो ये जो है ये CCD1 है, CCD1 नहीं, और ये जो है ये है CCD1B, और इसकी कैपेसिटी कितनी है बेटे, 50,000। मेरे कहने का मतलब है आप सभी बच्चों ने 80 CCD1 तो समझ लिया था ना। सपोज करो कि तुमने अमाउंट जो कंट्रीब्यूट करा है वो है 3 लाख रुपए। ओ माय गॉड, 3 लाख रुपए जमा करा तुमने साल का, और मान लो चलो मैं इससे कम भी ले लेता हूं, ठीक है कोई ऐसी बात नहीं, 1 लाख ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करा, और दूसरी लिमिट क्या देखनी होती है, 10% ऑफ सैलरी, एंड दैट इज ओनली 40,000। तो CCD1 में कितने रुपए मिला आपको, कितने रुपए का नहीं मिल पाया, 60। तो वो जो 60,000 है वही तो गिर रहा है, इसमें तो आपको 40,000 मिल गया, CCD1 डन हो गया, लेकिन ये कितने रुपए की ड्रिंक गिर रही है, 60,000 की, लेकिन इस ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, बस 50। कहने का मतलब है अगर 60 ml गिरा तो सिर्फ उस ग्लास में कितना गया, 50। क्या बात कर रहे हो आप ही बोल रहे हैं आप मुझे बताइएगा, अगर कोई चीज CCD1 में डिडक्शन नहीं मिल पाएगी तो वो CCD1B में मिल जाएगी, और अप टू व्हाट अमाउंट, 50,000। कहिए सर जी, तेरे को जहां देनी है ना वो डिडक्शन, तेरे को यहाँ कुछ करनी होगा वो कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं उस पर, ठीक है। मान लो आपने कंट्रीब्यूट करा होता 5 लाख, और 10% ऑफ सैलरी बन रहा है 3 लाख, बन रहा है 3 लाख, तो कितना दे दोगे आप CCD1 में, 1.5 से ऊपर थोड़ा ना चले जाओगे, 1.5 से ऊपर मिल जाएगा क्या आपको, CCD1 डिफाइन हो गया, पर CCD1 अभी भी हमने कुछ तो कंट्रीब्यूट करा हुआ है जो अनयूज्ड है, तो कितना 1B में जा सकता है, एग्जैक्टली टोटल कंट्रीब्यूशन में से भाई 1.5 यहां तक मिल जाएगा, अगर बाकी सब कुछ शून्य कर दोगे बचा हुआ 50,000 और मिल जाएगा। उस डेढ़ में पहले से बहुत कुछ थोड़े CC ले दे के, मतलब ये तो तू कह सकता है ये तो 80C में ही काउंट हो रहा है, बस उसके बाहर कुछ अगर
इस CCD1 का कुछ अमाउंट बचा हुआ है तो 1B के अंदर डाल दूंगा। बताइए। एग्जाम्पल लिख लिए। हाँ जी, एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्लियर है ना बच्चे? सॉल्व किए? समझ गाना बना। क्या कह रहे हो बच्चे? CCD2 में नहीं जा सकते आप। CCD2 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये किसका कंट्रीब्यूशन? दोनों एम्प्लॉय के। नहीं, CCD2 की अलग कहानी है, CCD2 में मत सर जाइए। एक बार जो हमने यहाँ पे लिखा अभी था, मैं बोल रहा हूँ आप पेपर उधर सोचिए मत ना, आप उसको सोच क्यों रहे हैं आप उसके बारे में? अभी बताऊंगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो एक बार? सर जो आपने ऊपर लिखा था, आप एक बार जूम आउट कर दोगे क्या प्लीज? जो हमने ऊपर सबमिटिंग जहाँ पे लिखा था, सर इसकी हेडिंग क्या है? बस यही देखनी थी, एक सेकंड। नोटिफाइड पेंशन स्कीम। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? CCD2 बस मैं बोलूंगा, पर हमने प्रैक्टिस और वो करनी है। एक क्लास प्रॉपर लगेगी, पूरा एक लगेगी अभी डिडक्शन पे। बस ये 50,000 एडिशनल लिख के दोबारा से 50,000 नीचे। ना कुछ नहीं, वो उसी का ही है, वो 50,000 एडिशनल है बस। कहिए, कोई दिक्कत? अब मैं आ रहा हूं एम्प्लॉयर पे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात कर दी मैंने। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो CCD1 में मिल जाएगा, और अगर कुछ बच गया CCD1 में तो CCD1B में मिल जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूट करा, आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ दी एम्प्लॉय की इनकम। आप नौकरी कर रहे हैं, मैं आपके बिहाफ पे 6 लाख रुपए जमा कर रहा हूं, मेरा कंट्रीब्यूशन, तो फर्स्ट इट विल बी ट्रीटेड एज अ इनकम ऑफ एम्प्लॉय। सॉरी, बताइए, यहां तक क्लियर है? उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है बच्चे? आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कौन से सेक्शन में? 80 CCD का लिमिट है जी। अगर आप सरकारी एम्प्लॉई हैं तो 14% ऑफ सैलरी तक मिलेगा। आपके एम्प्लॉयर ने 6 लाख जमा कर दिया, आपकी इनकम में कितना जोड़ूंगा? 6 लाख। पर अगर 14% बनी 2 लाख रहा है तो डिडक्शन तो 2 लाख की मिलेगी। सरकार डिडक्शन की लिमिट लगा रही है, कह रहे भाई ऐसे थोड़ा ना, जितना जमा करा दोगे डिडक्शन मिल जाएगी आपको। सबसे पहले कितना कंट्रीब्यूट करा, इनकम में डाल दिया, डिडक्शन कितनी मिलेगी? 14% ऑफ सैलरी से ऊपर नहीं मिलेगी तुम्हें डिडक्शन। और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, एक बार सुन लीजिए एक बार, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो 10% ऑफ सैलरी। अगर आप सरकारी हैं तो 14%, और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई है सो इट इज 10% ऑफ सैलरी। एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका यहाँ पे आने का कोई मतलब ही नहीं है CCD2 के। हाँ जी बच्चे, बताइए। सर बीजी क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है बच्चे, वो अच्छा। थोड़ा ऐसा हो जाएगा। कहिए, क्लियर है बच्चे? बस इतना नोट कर लेना। आगे चलाना अभी खत्म नहीं हुआ है, 80C की भी लिमिट्स लिखनी है, इसके क्वेश्चंस करने हैं, बट बोलने के लेवल पे एनालिटिकल पॉइंट्स हो चुके। अदर एम्प्लॉय लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर अरे अदर एम्प्लॉय। मैक्सिमम डिडक्शन लिखी है ना इन लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी। सर अच्छा, मैक्सिमम है मिनिमम है? मैक्सिमम MAX, that's maximum.
ये साहब ऑल क्लियर? क्लियर नहीं हुआ? नहीं यार, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। मुझे डीप जा सकते हैं सर इसमें, नहीं मतलब ठीक है, काफी कर लिया तुमने। 70% 75% अरे चैप्टर बहुत डीप जा सकता है, इसको कहाँ तक सोचेंगे हम फिर? इतना नहीं जाता, ऐसे नहीं जाता, ये बहुत इससे ऊपर नहीं है। लिंक भी होगा बस एक टाइम वो तो आप पे डिपेंड करता है। बी का दूसरा पार्ट उसमें चला के रिलेशन थी। नहीं, अब देख लो, क्या आपको याद नहीं हो गया? CCD1B बताओ कितनी लिमिट है? CCD2, CCD2 या तो 14% या फिर 10%। CCD1 ठीक है, बट इनर लिमिट्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो तो 10% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय अदर हो तो भी 10%, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 20% ऑफ व्हाट? GTI। 80C आपको पता लग चुका है, LIC की बात करिए बस अभी। CCC क्या था? पेंशन फंड या एन्युटी प्लान है। CCD1 पता लग गया, CCD1B पता लग गया, CCD2 पता लग गया, और लास्ट में था CCE जो कि कहता था 80C प्लस CCC प्लस CCD1। CCD1 कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। ये साहब जी क्लियर है? वेरी 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 गुड। तो ठीक है सर जी, इतना ही रखेंगे। आई होप ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है।